everyone, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to start our first chapter from the main video book of English from class 11, and the first chapter is The Portrait of a Lady, written by the most famous Indian author Mr. Khushwant Singh, right? So we will be doing the NCERT explanation line by line, so that there must not be any issue regarding that. Fine. So let's begin with today's video. Chapter starts from: My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. People said that he had once been young, pretty, and had even a husband, but it was hard to believe. So basically author बताता है कि मेरी ग्रैंड मदर हैं, दादी हैं, जो कि एक बूढ़ी औरत हैं. उनका चेहरा रिंकल्स यानी कि झुर्रियों से भरा हुआ है और वो काफ़ी बूढ़ी भी हैं. सो वो कहता है कि पास्ट 20 ईयर्स से जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ, मैं तब से उन्हें ऐसे ही देख रहा हूँ, ओल्ड एंड रिंकल्ड. बट वो भी कहता है कि जो उसके अराउंड लोग हैं वो उससे कहते हैं कि एक टाइम ऐसा भी था कि जब उसकी ग्रैंड मदर बहुत ही यंग, जवान और प्रिटी यानी कि सुंदर थी, और इवन उनका एक हस्बैंड भी था. बट एज द ऑथर वाज सीइंग हर लाइक द ओल्ड एंड wrinkled faced woman since past 20 years, सो वो कहता है कि ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था इस बात पे बिलीव करना कि once a time previous years ago she was young and pretty and even had a husband, right? So वो आगे कहता है: My grandfather's portrait hung over the mantelpiece in the drawing room. वो कहता है मेरे ग्रैंडफादर का एक पोर्ट्रेट है जो कि हमारे ड्राइंग रूम में मेंटल पीस पे लगा हुआ है. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. So वो बताता है कि मैंने अपने दादाजी को कभी नहीं देखा है, बट या आई हैव सीन हिज पोर्ट्रेट ओवर द वॉल ऑफ द ड्राइंग रूम, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई है और ढीले ढीले से कपड़े पहने हुए हैं. वो ये भी कहता है कि उनकी एक सफ़ेद दाढ़ी बहुत ही लंबी थी, जो कि उनके चेहरे का और चेस्ट का सबसे अच्छा पार्ट कवर कर ले रही थी, और उन्हें देखकर एट अ लुक ऐसा लग रहा था ही मस्ट बी एज्ड 100 ईयर्स. यानी कि वो कहता है कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी एज अराउंड 100 ईयर्स के आसपास होगी. ही डिडंट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और अ चिल्ड्रन. सो ऑथर ये भी कहता है कि उनके पोर्ट्रेट को देखकर ऐसा कभी नहीं लगता था कि कभी उनकी वाइफ यानी कि उनकी पत्नी और बच्चे हुए करते रहे होंगे, राइट? ही लुक्ड एज इफ ही कुड हैव ओनली लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. सो वो कहता है कि उन्हें देखकर बस यही लगता था कि उनके बहुत सारे ग्रैंडसन्स यानी कि उनके छोटे छोटे यंगस्टर्स होंगे जो कि उनके बच्चों के बच्चे होंगे, बट उन्हें ये देखकर कभी नहीं लगता था कि उनकी वाइफ और उनके बच्चे होते रहे होंगे, राइट? एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. सो वो कहता है कि और जहाँ तक मेरी ग्रैंड मदर की बात है कि वो कभी यंग और प्रिटी हुआ करती रही होंगी, सो इट इज़ द थॉट व्हिच कैन रिवोल्ट इन आवर माइंड्स. यानी कि वो एक स्पेशल फ्रेज़ बोलते हैं इस स्टेटमेंट के लिए, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. इसका मतलब ये है कि मैंने उन्हें पास्ट 20 ईयर्स में हमेशा एक ही तरीके से यानी कि ओल्ड और रिंकल्ड फेस्ड वुमेन ही देखा है. सो मेरे लिए ये बात एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल था कि इन हर एज अपने टाइम में शी वॉज यंग एंड प्रिटी वुमेन, राइट? She often told us of the games she used to play as a child. So कहता है कि वो हमें ये भी बताती रहती थी कि अपने चाइल्डहुड में उन्होंने कौन कौन से गेम्स खेले हैं.
That seemed quite absurd and undignified on her part that we treat it like a fables of the prophet she used to tell us. So वो कहता था कि हमें इनकी बातें सुन के अच्छा भी लगता था, बट कहीं कहीं हमें बुरा लगता था क्योंकि उस सब चीज़ों को हम फेबल्स ऑफ प्रॉफिट की तरीके ट्रीट करते थे, राइट? She had always been short and fat and slightly bent. So वो उनके अपीयरेंस को ऑथर बताते हुए कहता है कि उसकी ग्रैंड मदर शॉर्ट हार्टेड थी, थोड़ी सी फैट थी और अब उम्र ढलने के साथ यानी कि विद इंक्रीजिंग हर एज वो थोड़ी सी आगे की तरफ झुक भी गई हैं। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी कि वो कहता है कि उनका जो चेहरा था वो पूरा रिंकल्स से भरा हुआ था, यानी कि एक एंड के अगर चेहरे के एक एंड को देखो तो वहाँ से वो रिंकल्स का क्रिस क्रॉस शुरू होता था और फेस के दूसरे एंड पर जाकर ख़त्म होता था। No, we were certain she had always been as we had known her. So वो कहता है कि लास्ट 20 years में वो अभी भी वैसी ही हैं जैसे हम उन्हें पहले से देखते आ रहे हैं। पास्ट 20 years में उनमें कोई भी चेंज नहीं आया है, हमने कोई भी चेंज उनमें ऑब्जर्व नहीं किया है। Old, so trebly old that she would not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. So author ये कहता है कि हम past 20 years से उन्हें एक ही तरीके के old wrinkled face, short heighted, little fat and bent इस appearance में देखते आ रहे हैं। So अब हमें ऐसा लगने लगा है कि she has not grown up, यानी कि उनकी एज नहीं बढ़ी है। She has stopped at the age she was before 20 years ago, right? So author कहता है कि अब लगता है कि जैसे उनकी एजिंग स्टॉप हो गई है and she is at the same age she was at past 20 years before, right? She could never have been pretty but she was always beautiful, right? So वो कहता है कि जहाँ तक उनके प्रिटी होने की बात है so it was very difficult for me to accept, but हाँ प्रिटी का मैं कुछ नहीं बोल सकता। ऑथर ये कहता है कि आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट शी वॉज प्रिटी और नॉट, बट या शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, यानी कि वो कहता है कि वो हमेशा से ही ब्यूटीफुल थी, बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन थी हमारे घर में। शी hobbled about the house in a spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of the rosary. वो कहता है कि वो हमेशा अपने स्पॉटलेस वाइट, यहाँ पे एक फ्रेज यूज हुआ है स्पॉटलेस वाइट। सो एज ऑथर्स grandfather was died, so her grandmother may be wearing the white clothes, pure white clothes without any spot, and that's why the author has used this phrase spotless white, right? So वो कहता है कि वो हमेशा अपने वाइट क्लॉथ में घर में इधर से उधर घुमा करती थी और अपना एक हाथ वो कमर पर रखकर अपने आप को सहारा देती थी और दूसरे हाथ से वो रोजरी में काउंटिंग किया करती थी अबाउट द रोजेस, राइट? Her silver locks were scattered untidily over her pale, fluckered face and her lips continually moved in an inaudible prayer. So वो कहता है कि वो हमेशा जैसे भी कहीं पे भी रहती थी उनके होंठ हमेशा प्रेयर में चलते रहते थे, बट या दोस प्रेयर्स वर इनऑडिबल, कोई उन्हें सुन नहीं पा सकता था, बट या शी वॉज ऑलवेज इन डिवोटेड टुवर्ड्स द गॉड. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. So author कहता है कि वो बहुत ही खूबसूरत थी। उनको डिफाइन करते हुए उनके में ऑथर ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन बोली है, शी वॉज अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यानी कि वो कहता है कि जैसे माउंटेन्स में विंटर के टाइम एक स्नो की लैंडस्केप बन जाती है, शी वॉज लाइक दैट एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिनेरिटी, ब्रीडिंग प्लेस एंड कंटेनमेंट, यानी कि वो कहते थे शी वॉज ऑल प्योर by her mind, by her soul, by her clothes. She was all pure like the landscape over the mountains in winters, right? My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they lived in the city and we were constantly together.
सो वो कहता है कि मेरे ग्रैंडमदर मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया था एंड दे मूव टू सिटी फॉर गेटिंग सेटल्ड ओवर देयर। सो वो कहता है कि जब मैं बहुत छोटा था तब से मैं अपनी ग्रैंडमदर के साथ हूँ एंड वी हैड अ वेरी स्पेशल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन अस, राइट। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. So वो बोलता है कि वो हमेशा मुझे मॉर्निंग में उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करनी थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me. In that hope I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. So वो ये बताता है कि जब मुझे वो नहलाती रहती थी या फिर मुझे स्कूल के लिए ड्रेसअप करती रहती थी, सो शी यूज टू कॉन्टिन्यूसली सिंग हर प्रेयर इन सिंग सॉन्ग वे, यानी कि गाने के तरीके वो अपनी प्रेयर को करती थी इस होप में कि शायद मैं सुन के उस चीज़ को बाय हार्ट याद करने की कोशिश करूं। बट ऑथर यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन देता है कि हाँ मैं उनकी प्रेयर को सुनता था बट नॉट बिकॉज दैट आई वुड लव टू लर्न दैट, बट इसलिए मैं सुनता था क्योंकि मुझे अपनी ग्रैंडमदर की वॉइस पसंद थी। मैंने कभी बॉदर नहीं किया कि दैट आई शुड लर्न दोज प्रेयर्स, राइट। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with a yellow chalk, a tiny earthen ink pot and the red pen, tied them all in a bundle and handed it to me. So वो कहता है कि इसके बाद वो मेरी वुडन स्लेट लाती थी जिसको उन्होंने पहले से ही वॉश किया होता था और वाइट चॉक से पॉलिश करके रखा होता था। मेरी अर्थन इंक पॉट लाती थी, पेन लाती थी और इन सारी चीज़ों को वो एक बंडल में टाई करके मुझे हैंड ओवर कर देती थी, मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग। सो वो कहता था इसके बाद हम लोग चपातीज का ब्रेकफास्ट करते थे जो कि काफ़ी मोटी होती थी और उन चपातीज के ऊपर बटर और शुगर स्प्रेड होता था। सो ये स्टील चपाती ग्रैंडमदर अपने साथ ले जाती थी जब हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद स्कूल के लिए निकलते थे विलेज डॉग्स के लिए। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat on the rows of either side of veranda singing the alphabet or praying in the chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. So वो कहता है कि मेरी ग्रैंडमदर हमेशा मेरे साथ स्कूल इसलिए जाती थी क्योंकि जो स्कूल था ऑथर का वो एक टेम्पल से अटैच था। तो जो टेम्पल के प्रीस्ट थे वो बच्चों को अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे और सेकंड साइड जो होता था वरांडा का वहाँ पर बच्चे बैठकर उन प्रेयर्स और अल्फ़ाबेट्स को लर्न किया करते थे। और वहीं जो ग्रैंडमदर थी ऑथर की वो टेम्पल के इनसाइड बैठ के स्क्रिप्चर्स की रीडिंग किया करती थी या फिर यू कैन से शी वॉज doing the prayers for the God. When we had both finished, we would walk back together. So कहता है कि जब हम दोनों का पूरा काम कंप्लीट हो जाता था यानी मेरा स्कूल ओवर हो जाता था और ग्रैंडमदर की प्रेयर, सो वी यूज्ड टू कम बैक होम टुगेदर, यानी कि वो घर भी एक साथ ही वापस आते थे, राइट। This time the village dog would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting for each other for chapatis we threw them. So वो कहता है कि वापस आते टाइम हमें टेम्पल के डोर पे डॉग्स मिलते थे जो कि हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आते थे, एक दूसरे से लड़ाई करते हुए, ग्रॉल करते हुए, भौंकते हुए। किस लिए? फॉर द चपातीज दैट वी थ्रू टू देम, यानी कि जो चपाती ग्रैंडमदर और ऑथर उन लोगों को फेंकता था सो उसी के लिए वो लोग उनके पीछे पीछे घर तक आ जाते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point of our friendship. सो बेसिकली अब नेक्स्टली ऑथर अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ही एक्सप्लेन कर रहा है। वो कहता है कि जब मेरे पेरेंट्स पूरी तरीके से सिटी में सेटल हो गए तो वो हम लोगों को लेने आए। सो यही फेज़ था जहाँ से ऑथर की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हुआ। सिर्फ ऑथर की लाइफ में नहीं एक्चुअली, बट
उन दोनों की फ्रेंडशिप में भी चेंज हुआ, ग्रैंड मदर की लाइफ में भी काफ़ी बड़ा चेंज आया. Although we shared the same room, my grandmother no longer come to me and went to school with me. यानी कि वो कहता है कि सिटी में हम लोग भले ही एक रूम शेयर करते थे, बट मेरी ग्रैंडमदर अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी. दिस वॉज बिकॉज आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. वो कहता है कि ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मैं मोटर बस से स्कूल जाया करता था, जिस वजह से मेरे ग्रैंडमदर मेरे साथ अब स्कूल नहीं आ पाती थी. There was no dogs in the street and she took to feeding sparrow in courtyard of our city house. यानी कि वो कहता है कि अब इस वजह से उन्हें स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं मिलते थे. So she started feeding the sparrows, जो कि हमारे घर के कोर्टयार्ड में आया करती थी, right? As the year rolled by, we was less of each other. कहता है कि जैसे जैसे दिन साल बीतते गए, सो हम एक दूसरे के कांटेक्ट में कम आने लगे, एक दूसरे से बातें हमारी कम हो गई. वी वर नॉट इन इंटरेक्शन विद ईच अदर. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूज टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी टू स्कूल. सो वो कहता है कि कुछ टाइम तक तो वो मुझे सुबह उठाती रही, मुझे स्कूल के लिए रेडी करती रही, और जब मैं स्कूल से वापस आया तो वो टीचर के बारे में पूछती थी कि उसने मुझे आज क्या क्या पढ़ाया. When I came back to school, she would ask me about the teacher and what the teacher taught me. I would tell her the English words and living things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, and the word of being round, etc. So वो कहता है कि मैं उन्हें बताता था कि कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बताता था, वेस्टर्न साइंस की थिंग्स बताता था, और हमारे जैसे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब चीज़ों के बारे में उन्हें बताता था, और उन्हें बताता था कि दुनिया में आसपास में क्या हो रहा है, राइट. सो दिस मेड हर अनहैप्पी. शी couldn't help me with my lessons. She had not believed in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. So वो ये सब चीज़ें सुनकर थोड़ी दुखी हो जाती थी, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता था कि जो भी चीज़ें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं, दे आर ऑफ नो यूज़, राइट. और उन्हें ऐसा लगता था, शी वॉज वेरी सैड अबाउट दैट, कि इंग्लिश स्कूल्स में हमें गॉड के और स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, राइट. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड. To her, music had a weird association. It was the monopoly of hardness and the beggars and not meant for a gentle folds. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talks to me after that. So वो कहता है कि इन सब चीज़ों के बाद मैंने एक दिन अनाउंस किया कि हमें स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स दिए जाएंगे, जिसे सुनकर मेरी ग्रैंडमदर काफ़ी सैड हो गई, बिकॉज उनके लिए था कि म्यूज़िक वॉज अ कनेक्शन विद द गॉड, राइट. सो शी सेड नथिंग टू ऑथर, यानी कि वो ऑथर से उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, बट या उनकी साइलेंस जो थी वो उनकी डिसअप्रूवल को शो कर रही थी. और इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने बहुत ही कम कर दिया था ऑथर से बात करना, और यू कैन से वो बहुत ही ऑफन या फिर रेयरली ऑथर से बात किया करती थी. व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वाज गिवन अ रूम ऑफ माय ओन. सो वो कहता है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, सो उसके बाद मुझे अपना खुद का रूम दे दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, राइट. सो कहता है कि एक रूम ही बचा था विलेज से आने के बाद, जो कि हमारी फ्रेंडशिप का एक कॉमन रीज़न था. बट जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो उसके बाद वो कॉमन रीज़न भी रिमूव हो गया, क्योंकि मुझे अपना खुद का रूम दे दिया गया, राइट. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड आवर सॉल्यूशंस विद रिजिग्नेशन. सो वो कहता है कि मेरी ग्रैंड मदर ने इसे बहुत ही सैडली एक्सेप्ट कर लिया, इस कंडीशन को that was happening at that time. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. यानी कि वो कहता है कि वो अपने spinning wheel में, यानी कि the instrument where the threads are made, right? So वो कहता है कि वो rarely अपने spinning wheel को छोड़कर किसी से बात करने जाती थी इस इंसिडेंट के बाद, और वो हमेशा सनराइज से, यानी कि सुबह से शाम तक अपनी स्पिनिंग व्हील पर ही बैठी रहती थी और वहीं बैठ के अपना प्रेयर रिसाइट्स किया करती थी, राइट.
ओनली आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। सो वो कहता है कि सिर्फ आफ्टरनून में वो अपने स्पिनिंग व्हील से उठकर कोर्टयार्ड में स्पैरोज को फीड करने के लिए आती थी, वरना वो पूरा टाइम अपना पूरा दिन उसी स्पिनिंग व्हील पर स्पेंड किया करती थी, राइट? While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, thousands of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. So वो कहते हैं कि जैसे ही हमारी ग्रैंड मदर कोर्टयार्ड में आती थी वैसे ही चिड़ियों की बहुत ही भीड़ लग जाती थी वहाँ पे, एंड द प्लेस बिकेम द बेडलैम ऑफ चिरपिंग, यानी कि वो पूरा एरिया चिड़ियों के चिरपिंग से गूंज उठता था। शी केम एंड प्रेस्ड ओवर हर लेग्स एंड अदर ऑन द शोल्डर्स, यानी कि कुछ हमारी ग्रैंड मदर के पैरों पर बैठती थी और कुछ उनके शोल्डर्स पे बैठती थी। इवन सेट एट हर हेड। सो वो कहता है कि इतना ही नहीं, कुछ चिड़िया जो थी स्पैरोज वो उनके सर पर भी आकर बैठ जाती थी। बट शी यूज्ड टू से नथिंग, शी स्माइल्ड बट नेवर शुक देम अवे। वो हमेशा स्माइल करके रह जाती थी, वो उन्हें कभी उड़ाती नहीं थी, राइट? इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर हर। सो ये फेज उनके पूरे दिन के शेड्यूल में सिर्फ हाफ एन आवर ये घंटा था जिसमें शी वॉज रियली हैप्पी, राइट? When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset, right? So वो कहता है कि जब मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर फॉरेन में जाकर अपनी फर्दर की स्टडीज़ कंप्लीट करूँगा, सो इस फेज़ को वो जान रहा था कि इस फेज़ को उसकी ग्रैंड मदर सुनकर काफ़ी सैड होंगी, यानी कि अपसेट हो जाएंगी। इट वुड बी अवे फॉर 5 years and at her age no one could never tell, यानी कि वो कहता है कि मैं 5 साल के लिए दूर रहूँगा और ये बात इस उम्र में उन्हें कोई नहीं बता सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड। सो वो कहता है कि पर मेरी ग्रैंड मदर इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। सो वो कहता है कि वो सेंटिमेंटल वुमेन नहीं थी, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करती थी, बट उनको एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करती थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक एंड शो एनी इमोशन। सो कहता है कि वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई थी, बट उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं और ना ही कोई इमोशन दिखाया। वो अपना शी वॉज बिजी विद हर प्रेयर्स, हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, राइट? सो वो कहता है कि वो अपनी प्रेयर में बिजी थी, उनका दिमाग अपनी प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, यानी कि वो कहता है कि उनके जो फिंगर्स थी वो अपनी जो माला वो लिया करती थी रोजरी की, उसको काउंट कर रही थी। एंड शी वॉज लॉस्ट विद हर प्रेयर्स। Silently she kissed my forehead and when I left I cherished the moist imprint as she has the last sign of physical contact between us. So वो कहता है कि मैंने जैसे ही वो प्लेस छोड़ा, so the kiss mark, the imprint on my forehead let me know that this was the last physical connection between me and my grandmother. But that was not so. After 5 years, I come back home and was met her by at the station. So वो कहता है कि जब मैं 5 साल बाद वापस आया तो मैं उनसे स्टेशन पर ही मिला। She did not look a day older. वो कहता है कि उसके बाद भी वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। She was as young she was the 5 years ago. She still had no words and no times for any word, and while she clasped me in her arms I could hear her reciting her prayers. So वो कहता है कि अभी भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने मुझे अपनी बाहों में, यानी कि clasped in her arms, इसका मतलब है कि अपनी बाहों में उन्होंने मुझे भर लिया और इसमें मैंने सुन पाया कि she was still lost in her prayer or she was reciting her prayers. Even on the first day of my rabba, her happiest moment were with her sparrows whom she fed longer and with the frivolous rebukes. So वो कहता है कि मेरे आने के पहले दिन she was very happy, but that happiness was with the sparrows. वो कहता है कि मेरे आने से वो मेरी ग्रैंड मदर काफ़ी खुश थी, सो उन्होंने अपनी इस हैप्पीनेस को अपने स्पैरोज के साथ शेयर किया। उन्हें आज उन्होंने ज़्यादा टाइम के लिए फीड किया, राइट?
In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the moments of a neighborhood and got an old drum and started singing. So वो कहता है कि शाम होते होते उनमें एक बहुत ही बड़ा चेंज आया. उन्होंने अपनी प्रेयर नहीं की, सारे आस पड़ोस की वुमेन्स को कलेक्ट किया और एक ओल्ड ड्रम लेकर गाना गाने लगी. For several hours she stamped at the scenes of depleting drum and sang of the homecoming of warriors. So वो कहता है कि वो several hours तक यानी काफ़ी घंटों तक वो ऐसे ही गाना गाती रही for homecoming warrior, right? We had pursued her to stop avoid overstraining. That was time since I known her that she was not brave. So वो कहता है कि हमने उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश की बट शी डिडंट स्टॉप. सो वो कहता है कि ये इतने टाइम पीरियड में ये पहली बार हुआ है कि मैंने उन्हें नोटिस किया है कि दैट शी वॉज नॉट प्रेइंग, राइट. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड हर दैट इट वुड गो. सो वो कहता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग में शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर बट डॉक्टर ने ये उन्हें सजेस्ट किया कि शी विल बी फाइन सून. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She had said since only few hours before closed the last chapter of her life that she omitted to pray. She was not going to waste any time talking to us. Right? So वो कहता है कि बट इस डॉक्टर के कहने के बाद भी हमारी ग्रैंडमदर का थॉट एकदम ही अलग था. उन्होंने कहा कि आज उनका एंड नियर है यानी शी वॉज गोइंग टू डाई सून. सो इतना कहने के बाद उन्होंने कहा कि फ्यू आवर्स यानी कि कुछ घंटे बचे हैं मेरी लाइफ के लास्ट चैप्टर को क्लोज होने में. सो शी विश टू डू द प्रेयर्स एंड नॉट वेस्ट हर टाइम टॉकिंग टू देम. यानी कि ऑथर कहता है कि वो कहती हैं कि वो प्रेयर करना चाहती हैं अपनी ज़िंदगी के लास्ट पलों में, लास्ट चैप्टर में, एंड शी विल नॉट वेस्ट हर टाइम टॉकिंग टू देम. यानी कि वो कहती है कि वो ऑथर से बात करने में या उनकी किसी भी फैमिली मेम्बर से बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती. वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. शी ले पीसफुली इन हर प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. So वो कहता है कि हमने इन बात का प्रोटेस्ट किया बट उन्होंने कोई भी उस पर रिएक्शन नहीं दिया. शी जस्ट इग्नोर्ड और अपने बिस्तर पर यानी कि बेड पर लेटकर उन्होंने कंटिन्यूसली अपनी प्रेयर्स की और अपनी बीड्स यानी कि अपनी माला के मोती को काउंट करती रहीं. एंड सडनली एक ऐसा फेज़ आया कि जब उनके होंठ हिलना बंद हो गए एंड जो शी वॉज टेकिंग द रोज डी दैट फॉल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. यानी कि वो कहता है कि ऐसा फेज़ अचानक से आया कि जब उनके होंठ हिलना बंद हो गए और उन्होंने जो भी माला अपने हाथ में ली थी वो उनकी लाइफलेस फिंगर्स से गिर गए. अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ओवर हिज फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड. सो वो कहता है कि उनका फेस जो था दैट वॉज गॉन अ वेरी क्वाइट एंड उनके फेस को देखकर हमें यह पता चल गया था दैट शी वॉज नो मोर, शी डाइड. We left her off her bed and it was a customary, laid her down on the ground covered with her red shawl. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for her funeral. So वो कहता है कि इसके बाद हमने उन्हें उठाया बेड से और लाकर ज़मीन पर लिटा दिया और रेड शॉर्ट से उन्हें कवर कर दिया. इसके बाद कुछ घंटे बाद हम लोग बाहर निकल गए फॉर मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर हर फर्नल. यानी कि उनकी फर्नल के लिए हम लोग अरेंजमेंट बनाने के लिए कुछ घंटों बाद घर से निकल गए. इन द इवनिंग वी वेंट हर रूम विद अ कर्स्ड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी सीमेंटेड. द सन वाज सेटिंग एंड had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped half away in the courtyard, all over the veranda, and that in her room, right up where she died and still wrapped in the red shawl. Right? So वो कहता है कि शाम होने को हम लोग उनके रूम में गए. वहाँ पे हमने रूम और वरांडा की गोल्डन लाइट को जला दिया और हमने हाफ वे कोर्टयार्ड में रुककर देखा कि जहाँ पर उनकी बॉडी को लिटाया गया था. सो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. सो वो कहता है कि हम लोग जब वरांडा क्रॉस करके कोर्टयार्ड तक जा रहे थे तो हमने देखा कि जहाँ पर वो स्पैरोज को बैठकर
ब्रेड्स फीड किया करती थी, खिलाया करती थी। वहाँ पर आज सेवरल ऑफ स्पैरोज बैठी हुई हैं, बट इन स्कैटर्ड मैनर, यानी फैल कर इधर उधर बैठी हुई हैं। देयर वॉज नो चिपिंग, वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फ्रॉम मी, राइट। सो वो कहता है कि हमें उन चिड़ियों के लिए बुरा लग रहा था, सो इसके लिए मेरी ग्रैंड मम्मा ने, यानी ऑथर की मदर ने कुछ ब्रेड्स लेकर आए और उनको छोटे छोटे क्रम्स में तोड़कर, जैसे कि उनकी ग्रैंड मदर तोड़ा करती थी, वो स्पैरोज को डाल दिया, राइट। द स्पैरो टुक no notice to the bread we were carried by grandmother's cross off that flew away quietly. Next morning the sweeper served the bread come into the dustbin. So वो कहता है कि जब मेरी ग्रैंडमदर ब्रेड्स फेंका करती थी, तो वो जो स्पैरोज होती थी दे कंस्टेंटली एट दोज ब्रेड्स, बट आज जब ग्रैंडमदर की एब्सेंट में मेरी मम्मा ने उन ब्रेड्स को फेंका, तो उन स्पैरोज ने कोई भी अटेंशन नहीं किया उन ब्रेड्स को, एंड दे जस्ट फ्लू अवे। यानी कि उस दिन घर में बहुत ही साइलेंस था, देयर वॉज नो शाउट ऑफ चिरपिंग, नो साउंड, एवरीथिंग वॉज वेरी साइलेंट दैट डे। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो स्वीपर था उसने सारे ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में थ्रो कर दिया, राइट। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर the portrait of a lady. So basically what is the main theme of the chapter? So here the author has explained his relationship with her grandmother and the life phase where this friendship changed, right? So he tried to explain the mental concept of the older people and the grand peoples in our house, and he has tried to just tell the avid readers to just pay little time to their grandparents, or just to give a little time to them, talking to them and spending a quality time with them, that they would get a special humble and love feeling for them in their hearts, and they would really bless them with the happiness and success. So guys, this was all about the chapter. Thank you so much for watching. If you like the video, just do the likes, share and subscribe for more such interesting videos. Till then, bye bye.